नमस्कार। हमारा देश जैव विविधता से परिपूर्ण है। ऐसे में सभी जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की कि किस तरह से जलीय जीव जंतु और वनस्पति को संरक्षित किया जाए, जिससे कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बना रहे। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं धारणी विज्ञान संस्थान के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा। वर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की, तो ये योजना है क्या और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ, अमृत धरोहर योजना प्रधानमंत्री ने 5 जून पर्यावरण के दिन इसकी शुरुआत की और इसकी उद्देश्य ये है कि हमको आर्द्र भूमि को बचाना है, आर्द्र भूमि को संरक्षित करना है। क्योंकि आर्द्र भूमि अभी जो स्थिति है, हमारे देश में 75 आर्द्र भूमि हैं जो कि यूनेस्को द्वारा जो है नॉमिनेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे कि हमको कैसे बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को और जलीय जीव को जो है संरक्षित किया जाए। तो अभी जो प्रेजेंट भारत सरकार ने इस पर देखा कि बहुत सारे लोग अभी अतिक्रमण करके हमारे जो आर्द्र भूमि है उसको कब्जा कर रहे हैं और इसको इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, रेसिडेंशियल कर रहे हैं और प्रदूषित हो रहा है। कूड़ा कचरा शहर का जितना है आसपास जो भी जहाँ भी आर्द्र भूमि है उसमें ले जाके डाल रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि मनुष्यों का अतिक्रमण भी हो रहा है। हाँ। तो ये आर्द्र भूमि जो हमारी आम जनमानस है वो कैसे समझेगी कि आर्द्र भूमि है क्या और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? आर्द्र भूमि एक हमारे पास या आसपास जो है एक जो तालाब है या बड़ा जलाशय होता है। तो जैसे कि इंडिया में 75 है, सबसे बड़ा कहा जाता है कि सुंदरवन है जो कि लगभग 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग फैला हुआ है, जो डेल्टा है बंगाल में है। उसमें ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का डेल्टा है। तो जैसे उसमें कहते हैं कि सुंदरवन में बहुत सारे जैव विविधता है और उसके कारण और उससे बहुत लोगों की आमदनी और बहुत लोगों का जो है आसपास रहने वालों का उससे जुड़ाव है और हमारे देश को उससे बहुत बेनिफिट्स है, बहुत फ़ायदे हैं। और तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो बना रहता है क्योंकि जैव विविधता है। बिना जैव विविधता के हम भी उसी एक जैव विविधता की कड़ी हैं। अगर कोई भी जैव विविधता में अगर एक भी कड़ी टूट जाएगी तो सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके तरह ये शो करता है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं, धीरे धीरे क्या है कि वो अभी हमारा आर्द्र भूमि कम हो जा रहा है। तो आर्द्र भूमि कम होने के कारण है कि उसमें पानी की कमी हो रही है, तो उसमें जलीय जीव का कम हो जाएंगे और लोग उसमें कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और उसके कारण जो है हमें जल का स्रोत जो होता है तो उससे जो है वाटर रिचार्जिंग होता है। तो आसपास के लोगों ग्राउंड रिचार्जिंग होगा। अदरवाइज गर्मी में होता क्या है कि गर्मियों में नल का पानी सूख जाता है, तो जिसके कारण कि जो है रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे ये जो जलाशय हैं जो आर्द्र भूमि है, और उसके कारण बहुत लोग कृषि में सिंचाई के लिए भी प्रयोग करते हैं। उसमें हैवी मेटल कंटामिनेटर जितने शहर का कूड़ा कचरा है आसपास के एरिया को उसमें लोग डाल दे रहे हैं। तो आर्द्र भूमि को संरक्षित करना इसलिए ज़रूरी है कि एक इको टूरिज्म है, ग्रीन इंडिया को हमको बढ़ाना है। इको टूरिज्म है कि अगर वहाँ हम अच्छे से उसको जलाशय को बनाए रखेंगे आर्द्र भूमि को, तो लोग जो है बाहर से आएंगे और इको टूरिज्म बढ़ेगा। आसपास के जो लोग हैं उनको एक तरह की एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब रोजगार का एक साधन है। और उस रोजगार के माध्यम से आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, शिल्पकला है, उसका बढ़ावा मिलेगा। जो आएंगे लोग तो वहाँ शिल्पकला देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे उससे। तो इसलिए तरह से और इस योजना के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। और हमें लगता है कि रोजगार जो है गवर्नमेंट इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या लोकल एनजीओ हैं और जो सोसाइटल चीज़ें हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि उसको सफाई करने के लिए उसमें कूड़ा कचरा ना जाए और उसको कैसे प्रबंधन उसका किया जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में कि लोग जो है सारा चीज़ घर से बाहर निकाल के ले जाते हैं कि हम कहीं डंप कर दें। हाँ, नदी हो, नाला हो, झरना हो और उनको ये नहीं समझ में आता कि
उसके डालने से क्या हम डायरेक्टली हमारे सेहत पे, हमारे जीवन पे, मानव जीवन पे, जलीय जीव पे, जो हमारे बर्ड हैं, टोटल जैव विविधता धीरे धीरे कम हो रहा है। और जैव विविधता जितना कम होगा हमारे लिए उतना हानिकारक है, उतनी गैसें हो रही है। क्लाइमेट चेंज का भी एक डायरेक्टली इससे लिंक है। वर्षा भी कम हो रही है, जलाशय सूखने जाएंगे तो ग्रीनरी कम होगी, ग्रीनरी कम होगा तो हमको पानी जो है उससे वर्षा भी कम हो रहा है। तो ये सारी समस्या। अभी आपने चर्चा किया जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इसका काफ़ी महत्व है। हाँ, तो आम जनमानस कैसे समझेगा कि बायोडायवर्सिटी जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? जैव विविधता एक तरह का कुछ है जो हमारे पूरे संसार में जितना भी इस पृथ्वी पर जितना जीव जंतु रहते हैं, तो जैव विविधता इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। चाहे आप मानव का भी देख लीजिए, पृथ्वी पर जितने मानव अलग अलग देश के अलग अलग तरह के इनकी रूपरेखा, चाहे अलग जीव हैं, जितने पक्षियां हैं, जितने छोटे चाहे बैक्टीरिया, फंजाई हो, कीड़े मकोड़े हैं, सारे अलग अलग पौधे बहुत तरह से। तो ये सारी जैव विविधता हमारे लिए कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमको जो है जितने खाने की चीज़ें मिलती हैं, कई चीज़ जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो वनों से प्राप्त होता है, ग्रीनरी से। हमको लकड़ी चाहिए, चाहे मसाले चाहिए, अगर हमारी जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी तो हमको कैसे मिलेगा? चाहे फिशिंग का हो, जो लोग फिशिंग करते हैं उसको ईट करते हैं, चाहे एनिमल हो, हमको जो भी फूड का हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम जैव विविधता को कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उससे जो है मानव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पूरे विश्व के लिए खतरा है। और एक ऐसा दिन अगर जैव विविधता धीरे धीरे कम होगा, इससे मनुष्य भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ऐसा जो है साइंटिस्ट परिकल्पना कर रहे हैं कि अगर हम चेते नहीं, अगर हम सुधरे नहीं, प्रदूषण को कम नहीं किए, बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व नहीं किए, जैव विविधता को, तो एक दिन मानव जीवन जैसे आजकल हमारे बाघ हैं, शेर हैं, जगह जगह देखिए धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, लोग इंडेंजर्स जैसे कम होते जा रहे हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कि इसी तरह मानव पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे मानव जात भी समाप्त हो सकता है। और देखने को ये प्रभाव मिल भी रहा है कि तरह तरह के रोग व्याधियाँ जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं। डॉक्टर साहब, इसके क्या फ़ायदे हैं? मतलब जो अमृत धरोहर योजना है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं? उसके फ़ायदे की अमृत धरोहर योजना जो है कि सीधे सीधे धरोहर हमारी पृथ्वी को, हमारे जो है मिट्टी को बचाने की एक योजना है कि अगर उसको हम कंजर्व करेंगे, हमारे जो 75 आर्द्र भूमि है जिसको रामसर साइट कहा जाता है, जो कि ये ईरान में शुरू किया गया, 1971 में शुरू किया गया और यूनेस्को द्वारा उसमें कई देश साइन किए। और इस योजना के तहत हम एक है कि संरक्षित करके इको टूरिज्म को बढ़ाएं और जो है एक ग्रीन इंडिया, ग्रीन कवर को बढ़ाएं। और हम अगर पानी को स्वच्छ रखेंगे तो वहाँ जलीय जंतु जो है उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, पौधे ज़्यादा होंगे, ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ेगी और लोगों के लिए अच्छा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा। और हमको डायरेक्ट जो भी पानी से वहाँ से आसपास से चीज़ें मिलेंगी, चाहे फिशिंग का जरिया हो, चाहे कोई भी पालने की चीज़ें हो, उससे हमको बहुत फ़ायदा लोगों को होगा। अगर हम धीरे धीरे वो सूख जाता है, अगर हमारा आर्द्र भूमि कम होती जाएगी तो उसके आसपास जितने लोग रहते हैं वहाँ की लोकल डाइवर्सिटी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, जो उस पर डिपेंड है। एक तरह वो जलाशय है, एक लेक है, उस लेक से कितने जीव जंतु पानी में जिंदा रह रहे हैं, आसपास के चाहे एनिमल हैं, कितने मानव उससे जुड़े हैं। तो उस तरह से हमें लगता है कि इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इससे फ़ायदे यही है कि अगर हम कंजर्व करते हैं तो लोगों को एक तो फ्रेश वाटर रिचार्जिंग करके हैवी मेटल और कंटामिनेटेड नहीं मिलेगा। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक स्वच्छ, स्वस्थ, साफ सुथरा जो है वातावरण और पर्यावरण दे सकते हैं। साफ सुथरा वातावरण पर्यावरण दे सकते हैं हमारी पीढ़ी भी। और एक टूरिज्म के लिए बेस्ट है कि हम जाके कुछ टाइम वहाँ बैठ सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं और वहाँ किस तरह से हर जीव को हम, हर पर्यावरण का जैव विविधता है तो उस जैव विविधता का वहाँ अवलोकन करके और हमको एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा वो स्रोत मिलेगा। हमें लग रहा है कि इससे लोग और आगे रिसर्च और अनुसंधान में भी एक तरह से कहा जाए कि वो मददगार साबित होते हैं। हाँ, रिसर्च अनुसंधान के लिए यही होता है कि जैव विविधता, अभी हम लोग बहुत सारी ऐसे जो है जीव हैं, बर्ड हैं, पक्षी हैं कि धीरे धीरे इंडेंजर्ड हैं, जैसे ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म होने का क्या रीज़न है, तो
तो रिसर्च करके पता लगा जाए कि अगर पानी में हैवी मेटल की मात्रा बढ़ गई, पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ गई, जो रासायनिक केमिकल है लोग खेतों में डाल रहे हैं, और जब बारिश होता है वो सारा उसी जलाशय में जाके एकत्रित होता है, चाहे पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, तो वो धीरे धीरे क्या है हमारे जलीय जीव जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और उस पानी को अगर कोई एनिमल पी रहा है, उसके मिल्क में जा रहा है, उससे मानव पी रहा है, तो हमें लगता है कि इसके कारण जो है, और कुछ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो इसके कारण वहाँ के आसपास लोगों में एक बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है, चाहे हैवी मेटल हो, चाहे पेस्टिसाइड्स जैसे कैंसर्स हो गए, स्किन डिजीज हो गई, और बहुत सारे जो है बैक्टीरियल और वायरल डिजीज भी हैं, कि चाहे वाटर जल जनित जो रोग हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, अभी जैसे गर्मी आता है जब पानी सूखने लगता है ये सारी चीज़ें बढ़ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसको हम जो है बचा सकते हैं। मतलब ये केवल मनुष्य के लिए ही खतरा नहीं है, हमारे जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं वो भी प्रभावित होंगी। शर्मा जी, प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से समुचित प्रयोग किया जाए जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बना रहे? प्राकृतिक संसाधन हमारे जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, इसका हमको उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर हम किसी प्लांट को काट रहे हैं, किसी चीज़ को हम यूज कर रहे हैं, उसको ही उतना संरक्षित करें, उतना बढ़ावा दें। जैसे ग्रीनरी की बात है कि इंडिया में जैसे कहा जा रहा है कि 30% अभी जो है 30 साल में 3 डिकेज में 30% हमारा आर्द्र भूमि कम हो गया। और इस आर्द्र भूमि कमी होने के कारण कमी का बहुत सारे कारण है, जैसे कि अतिक्रमण है और लोग रेसिडेंशियल बना रहे हैं, और इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति, हाँ औद्योगिक क्रांति, इसके कारण भी लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसके कारण जो है हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इसको बचाए रखना, उसको हम इतना यूज करें जिसको कहते हैं कि सतत या धारणी ढंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तरह की हम कोई भी चीज़ अगर प्रयोग कर रहे हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचें। ऐसा नहीं कि हम आज यूज करें और पूरा उसको ख़त्म कर डालें। तो हमें अपने पीढ़ी के लिए भी सोचना है और उसको बचाए रखना है, संरक्षित रखना है, चाहे जल हो, वायु हो, और हमारी मिट्टी हो। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है, उसका बड़ा रीज़न है कि जो है पॉल्यूशंस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे बहुत सारे हीट वेव्स हैं और बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। तो इसलिए प्राकृतिक संपदा को हम बचाए रखें, और प्राकृतिक संपदा में जल, वायु और हमारा मिट्टी, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि मिट्टी अगर ख़राब हो गई तो हमको पैदावार अच्छा नहीं मिलेगा, और उसमें बहुत सारी जो है कमियाँ, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो हमें लग रहा है मतलब एक तरह से कहा है कि आम जनमानस को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये वर्मा जी, अमृत धरोहर योजना की क्या चुनौतियां हैं, मतलब किस तरह की चुनौतियां हैं हमारे सामने? चुनौतियां एक हमारे सामने एक अमृत धरोहर योजना गवर्नमेंट में लॉन्च किया है। इसकी चुनौती है कि इसको जो है एक संरक्षित करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए लोग को जो है अतिक्रमण को हमको कैसे बचाया जाए। चुनौतियाँ है कि लोग अतिक्रमण करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि इसको कैसे हम कंजर्व करें और लोगों को अवेयर करें, आसपास के लोग को अवेयर करें, उनको जो है चाहे स्कूल के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से, चाहे प्रोजेक्ट के माध्यम से, कि जिसको उसको संरक्षित करें। उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए लाभकारी है कि नहीं। चुनौतियाँ ये है कि लोगों को कई चीज़ें पता नहीं है, हमारे लिए ये जलाशय, ये आर्द्र भूमि क्यों ज़रूरी है, तो लोगों को पता नहीं है। कई बार वो अपने फ़ायदे के लिए जो है नुकसान करते हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं। कई ऐसी जलवायु जीव जंतु उसमें से वो लोग फिशिंग करके, या चाहे वहाँ के जो बर्ड पॉपुलेशन है, चाहे वहाँ की ग्रीनरी जो कम हो रही है, तो उसका जो है कैसे हम कम किया जाए। हमें लगता है गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको हम सभी लोग मिल के और इसको मतलब समाज जनमानस कि इसमें अगर भागीदारी करे तो इस चुनौती से हम हाँ, जब तक इसमें आम भागीदारी नहीं होगी, एक आदमी के द्वारा ये संरक्षित, या गवर्नमेंट कितनी भी योजना ला दे, जब तक लोग नहीं सचेत होंगे तब तक हमें लगता है कि इसमें जो है सुधार नहीं होने वाला है। ठीक है शर्मा जी, आज ज़रूरत है कि हम सब मिल कर के अपने जो नदी हैं, तालाब हैं, झरने हैं और जो जीव जंतु वनस्पति हैं उसको संरक्षित करें, तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर पर्यावरण दे सकते हैं। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।